नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आज के पहले सेगमेंट में हम फोकस करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स पर। इस स्पेस में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का अहम योगदान है। तमाम डेवलपमेंट्स और आगे की राह पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय सहाय, डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस FIO। आपका शुक्रिया डॉक्टर सहाय हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर सहाय, हमने देखा FY22 में चुनौतियों के बावजूद एक्सपोर्ट्स का अच्छा प्रदर्शन रहा था। अब FY23 में दूसरे तरह की चुनौतियां और अनसर्टेनिटीज हैं। ग्लोबल फॉरेन ट्रेड के सिनेरियो को आप इस समय कैसे एनालाइज कर रहे हैं? ये दौर कितना मुश्किल है? देखिए, अगर हम पिछले साल की बात करें, अगर हम फिस्कल ईयर 21-22 की बात करें, तो उस साल में बहुत ज़्यादा कोविड के बाद पेंट अप डिमांड थी और पेंट अप डिमांड के कारण ना खाली इंडिया का एक्सपोर्ट अच्छा हुआ, बट ग्लोबल ट्रेड भी काफ़ी तेजी से बढ़ा है। 2022-23 में हमने शुरू में देखा है कि बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट हो गई थी और हर कंट्री इन्फ्लेशन के कारण अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था, जिसके कारण डिमांड काफी इम्पैक्ट हुई है। दूसरी चीज ये भी हुई है बिकॉज इन्वेंट्री इतनी ज्यादा बिल्डअप हो गई थी पेंट अप डिमांड के टाइम पे, और उस समय हमने लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस भी देखे थे। शिप्स जो है वो एक डेस्टिनेशन या 2 महीने पहुंच रहे, 6 महीने में पहुंच रहे थे, तो उन सबको देख के जो बायर्स ने काफी ज्यादा ऑर्डर दे दिए थे। तो इन्वेंट्री काफी ज्यादा होने से और उसका स्लो ऑफटेक होने से, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण ऑफटेक काफी कम हो गया है, तो ग्लोबल ट्रेड जरूर स्लो डाउन किया है। उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट इंडिया पे भी आया है। लेकिन अगर हम फर्स्ट 9 मंथ्स पे देखें तो स्टिल इंडिया का एक्सपोर्ट अराउंड $335 बिलियन के आसपास हुआ है, और जो ट्रेंड है उससे हमें लगता है हम अराउंड $450 to $460 बिलियन तक पहुंचेंगे। तो ऑफ कोर्स हम ये जरूर देखते हैं कि जहां पे पिछले साल हमारे एक्सपोर्ट में रफली $130 बिलियन की ग्रोथ हुई थी, इस साल हम वो अराउंड 30 से $35 बिलियन को देखेंगे। लेकिन अगर हम उसको ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखें तो इसको भी काफी अच्छी ग्रोथ मानना चाहिए। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक इज नॉट एज ग्रिम एज इट वाज अ फ्यू मंथ्स अगो। आपका क्या आंकलन है? आरबीआई गवर्नर ने सही बोला हुआ है। अगर जितने भी ग्लोबल फोरकास्ट आ रहे हैं वो एज कंपेयर टू 6 मंथ्स डाउन, वो फर्दर डाउनवर्डली ट्रेड फिगर्स को रिवाइज कर रहे हैं। और अगर आप WTO का रीसेंट फोरकास्ट देखिए तो अब ये कहा जा रहा है कि अगले 9 सालों तक जो ग्लोबल ट्रेड है वो ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रेल करेगा, और ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। हमने खाली 2008 में देखा था, 2013 में देखा था, जहां ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ से पीछे चल रही थी। तो ये डेफिनेटली दर्शाता है कि हमारे लिए काफी चैलेंजिंग टाइम होगा। लेकिन हमें ये फिर भी ये भी देखना चाहिए कि अभी भी हमारा ग्लोबल ट्रेड में कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट शेयर नहीं है। हम करीब 1.85% का शेयर है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ कोर्स हमें थोड़ा इफेक्ट करेंगे, बट उस एक्सटेंट तक नहीं इंडिया को इम्पैक्ट करेंगे जिस एक्सटेंट तक वो और कंट्रीज को करते हैं। कुछ पॉजिटिव भी इंडिया के साथ रहेंगे, जैसे कि हमारी PLI स्कीम आई है, और PLI स्कीम में प्रोडक्शन रोल आउट शुरू हुआ है। नए नए जो सेगमेंट है जिनमें PLI स्कीम अब इम्प्लीमेंट हो रही है, वहां से इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन के साथ एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं वो भी अब उनका पोटेंशियल एक्सप्लॉइट होगा। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को किया था, वो सिर्फ 29 दिसंबर को ऑपरेट हुआ है। यूए के साथ हमारा मई में ऑपरेट हुआ है। हमें लगता है इस साल हमें यूके, इजराइल, कनाडा और शायद GCC के साथ भी इस साल कर लेंगे, तो बेटर मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक बहुत बड़ा फायदा जो इंडिया को हुआ है, जो China+1 की पॉलिसी आई है, उसका इंडिया को डेफिनेटली एडवांटेज हुआ है। यूएस बहुत कॉन्शियस एफर्ट कर रहा है कि रीअलाइनमेंट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन हो और जो चाइना को बाईपास करे। और अगर चाइना को बाईपास करती है ग्लोबल वैल्यू चेन, वहां पे इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। हमारे पास वो कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस और स्केल है जिसमें हम चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं। दो ऑफ कोर्स अभी बहुत जल्दी ये कहना पड़ेगा कि हम चाइना को रिप्लेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली हमने क्षमता और जिस तरह का इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप हो रहा है, हम इस दशा में जरूर आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर सहाय, हाल ही में रेपो रेट में जिस तरह से एक बार फिर इजाफा किया गया है, इस बार ये बढ़ोतरी 25 बेसिस पॉइंट्स की रही। रेपो रेट 6.5% हो गया है। देखा जाए मई 22 से ये रेपो रेट में 6 टाइम बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में MSME से आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड पर? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह के इंटरेस्ट रेट इंडिया में बढ़े हैं, ये ग्लोबल फिनोमेना। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो फेड ने भी यूएस में 25 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ाए थे, बैंक ऑफ यूके ने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए थे, और ये दर्शाता है कि हर इकोनॉमी इन्फ्लेशन के प्रेशर से
काफी प्रभावित है और इंटरेस्ट रेट बढ़ा के हम शायद मनी सप्लाई को कम कर रहे हैं और ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। लेकिन आपने सही कहा है, स्टिल अगर हम इंडिया के इंटरेस्ट रेट देखें एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया के इंटरेस्ट रेट अदर कंट्रीज से हमेशा ज्यादा रहे हैं और उस तरह का डिफरेंशियल अभी भी चल रहा है। और एक जो चीज हुई है कि पिछले कोविड के बाद से हमने देखा है जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं या फ्रेट हैं वो काफी बढ़ गए हैं। तो ऑफ कोर्स ऑफ लेट उनमें भी थोड़ी सॉफ्टनिंग हुई है, लेकिन वो 2019 लेवल से बहुत ज्यादा है। तो एक तो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और जब लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो एमएसएमईज को इसका काफी फर्क पड़ता है। हम लोगों ने गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट की हुई है जो एक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है जहां पे एमएसएमई मैन्युफैक्चरर को 5% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जा रहा था, उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया था 3%, बिकॉज उस समय इंटरेस्ट रेट काफी नीचे आ रहे थे। और जैसा आपने बताया पिछले हम 6 टाइम्स में देखें अगर कई 1.25 साल के अंदर, तो ये की रेट्स हमारे बढ़े हुए हैं। तो उसको देखते जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन सपोर्ट है वो गवर्नमेंट से हम मांग रहे हैं कि उसको बढ़ा के एमएसएमई मैन्युफैक्चरर के लिए 5% कर दिया जाए और सेक्टर जिसके लिए 2% है वहां 3% कर दिया जाए। उससे ज्यादा एक इश्यू लिक्विडिटी का आता है, बिकॉज हमने ये भी देखा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो जनरल क्रेडिट रेट है वो काफी बढ़ गया है, जिससे जो एक्सपोर्ट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों प्रभावित रहा है। एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए हम आरबीआई से हम लोगों ने प्रपोजल रखा है कि पहले एक एक्सपोर्ट क्रेडिट रिफाइनेंस फैसिलिटी थी जिनमें बैंक्स जो भी एक्सपोर्ट के लिए फाइनेंस करते थे उनको आरबीआई जो है वो रेपो रेट पे रिफाइनेंस करता था। और अगर रेपो रेट हम 6.5% पे ही मान ले आरबीआई रिफाइनेंस करेगा और अगर उसमें 100-150 बेसिस पॉइंट का हम उसमें इजाफा भी कर लें तो करीब 8% पे इंटरेस्ट मिल सकते हैं। तो हमारा दूसरा प्रयास ये भी है कि लिक्विडिटी बढ़ाई जाए। आपने सही कहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से थोड़ी कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया की जरूर कम हुई है। आप जैसे इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल बजट में भी इसको लेकर एलोकेशन में इजाफा किया गया है। एलोकेशन 2376 करोड़ से बढ़कर 2932 करोड़ कर दिया गया है। तो क्या आप एमएसएमईज को कुछ राहत मिलती देख रहे हैं? हाँ, आपने एकदम ठीक कहा है। जो इस साल जो 2023-24 में जो बजट का प्रोविजन किया है उसमें रफली 23% इंक्रीज दी गई है और जिस तरह ग्लोबल सिनेरियो लग रहा है उसमें 23% ग्रोथ इन एक्सपोर्ट लिटिल चैलेंजिंग एज ऑफ नाउ लग रही है। देयरफॉर वहां पे जरूरी स्कोप है उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का। मेरे को ये नहीं मालूम जो जो एलोकेशन ज्यादा किया गया है उसमें कुछ बैकलॉग को फैक्टर किया गया है या नहीं। अगर बैकलॉग को फैक्टर नहीं किया गया है तो आप एकदम सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट के पास काफी ऑप्शन है इंटरेस्ट सबवेंशन को बढ़ाने के लिए। इस बदलते दौर में मार्केटिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव एमएआई स्कीम में एलोकेशन 160 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया गया है। इससे आखिर कितना सपोर्ट मिल सकता है एमएसएमईज को? देखिए, आपने ठीक कहा है, थोड़ा सा एमएआई स्कीम में बढ़ाई की गई है, लेकिन मेरे को नहीं लगता वो सफिशिएंट। अगर पहले सालों में देखा जाए तब भी एमआई स्कीम में 200 से 300 करोड़ का प्रावधान किया जाता था और अगर हम इन्फ्लेशन अदर फैक्टर को ले लें तो ये सम को थोड़ा ऊपर हो जाना चाहिए। 160 से 200 करोड़ इसलिए सिर्फ किया गया है कि बहुत से इकोनॉमी तब तक खुली नहीं थी, जैसे चाइना फॉर एग्जांपल, वहां पे कोई नहीं जाने होने का था। अब वर्चुअल से हम फिजिकल एग्जीबिशंस की तरफ जा रहे हैं। तो एक अच्छी बात है कि बजट बढ़ाया गया, लेकिन मेरे को लगता है ये बजट सफिशिएंट नहीं होगा। जिस तरह की एमएसएमई को हमें शो केसिंग देने की जरूरत है, हमें और बजट की रिक्वायरमेंट होगी। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कि काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है। और जब ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती है उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप मार्केट में विजिबल रहिए। अगर आप मार्केट में विजिबल नहीं है तो जब इकोनॉमी सुधरेगी तब भी ऑर्डर्स उनके पास जाएंगे जो मार्केट में अवेलेबल थे। तो इस चीज को देखते हुए हम हमने एमएसएमईज को हम लोग भी इंकरेज करते हैं कि आप ग्लोबल मार्केट में अपने को शोकेस कीजिए और गवर्नमेंट की स्कीम अगर इस तरह की आती है तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज हमने देखा है, बहुत से कंट्रीज में अपने एमएसएमईज को ओवरसीज मार्केटिंग में एग्रेसिव होने के लिए टैक्स डिडक्शन भी दिया है। सिंगापुर जैसे कंट्री में 200% टैक्स डिडक्शन है। तो अगर हम $1 ओवरसीज मार्केटिंग के लिए एक्सपेंड करते हैं तो $2 गवर्नमेंट अलाउ करती है टैक्स डिडक्शन के लिए। और मान लीजिए मैं उस सेगमेंट में जहां 35% ब्रैकेट लगता है इंटरेस्ट वो टैक्स का, तो मेरे को $0.7 का एडवांटेज मिलता है। तो एक तरह से गवर्नमेंट और इंडस्ट्री की प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत हम अपने एक्सपोर्ट्स को फर्दर शोकेस कर सकते हैं। आपने बहुत सही बोला हुआ है कि हमारे एमएसएमईज के प्रोडक्ट जो बहुत अच्छे हैं उनको शोकेसिंग की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बजट में तो कई पहलुओं पर हम फोकस कर चुके हैं। आपसे हम एक और एस्पेक्ट पर आपकी राय चाहेंगे। स्टेट्स में जिस तरह से यूनिटी मॉल्स का सेटअप करने की बात रखी गई है, इसमें ओडीओपी,
जीआई प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट गुड्स पर फोकस होगा। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है, और ये इनिशिएटिव जनरली हमें ये जीआई प्रोडक्ट्स की जो है एक्सेप्टेबिलिटी और मार्केटिंग दोनों के लिए हेल्प करेगा। मैं ये चाहूंगा कुछ ये जो मॉल जो है, वो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो डिपार्चर लॉन्च हैं, वहां पे भी इनकी शोकेसिंग बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो फॉरेन टूरिस्ट है वो इन एयरपोर्ट के थ्रू फाइनली जाता है। तो कुछ स्टेट्स में मेरे को बताया गया शायद जीआई प्रोडक्ट की उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी शोकेसिंग कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कुछ इस तरह का एक स्कीम लेके आए कि इन प्रोडक्ट्स को हम इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स हैं उन पे डिस्प्ले कर सकें। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि जीएसटी में एक प्रावधान रखा गया था कि जो फॉरेन टूरिस्ट है उसको हम जीएसटी रिफंड का ही प्रोविजन किया गया था। अब जीएसटी के 6 साल होने जाने वाले हैं, तो उस प्रोविजन को हमें ऑपरेट करना होगा, जैसे जो हम फॉरेन टूरिस्ट को एनकरेज करें कोई इंडिया से ज्यादा बाई करके जाए। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये होगा, जब फॉरेन टूरिस्ट अपने कंट्री में जाता है वो प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है, तो जो भी उसके नोन लोग हैं वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं, और इस तरह हम जो ई कॉमर्स के थ्रू उन प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट करने के लिए काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो एक रिक्वायरमेंट होगी, बहुत अच्छा प्रयास है जो कि हमने शोकेसिंग की है मॉल में करने के लिए, बट हमें इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी लाना होगा, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो जीएसटी रिफंड का प्रोविजन है उसको भी फॉरेन टूरिस्ट को एक्सटेंड करना होगा, जिससे एक तो हम जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के कंट्रीज में आ जाएं, दूसरे से टूरिज्म और जो हैंडीक्राफ्ट एंड रिलेटेड सेक्टर है उनके एक्सपोर्ट में भी थोड़ी बढ़ोतरी होगी। अभी के लिए इतना ही। डॉक्टर अजय सहाय, डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ FIO, आपका शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की। हम जल्द हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। अब हम फोकस करेंगे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। आरबीआई की तरफ से इंश्योरेंस कंपनीज को बतौर चौथे पार्टिसिपेंट के रूप में पेश किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं संदीप महिंद्रू, CEO M1 एक्सचेंज। संदीप साहब, शुक्रिया। संदीप जी, आरबीआई ने जिस तरह से ट्रेड्स के स्कोप को एक्सपैंड करने की बात रखी है, आप इसको कैसे देखते हैं? अभी तक प्लेटफॉर्म पर 3 पार्टिसिपेंट्स थे। MSMEs एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ बायर्स थे, साथ ही फाइनेंसर्स भी मौजूद थे। अब इंश्योरेंस कंपनीज चौथे पार्टिसिपेंट्स के रूप में होंगी। इस पर आपकी राय? जी सौरभ, सो आपका बिल्कुल ठीक कहना है कि इंश्योरेंस कंपनीज अब 4th पार्टिसिपेंट बन जाएंगी, एंड ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है इंडिया में SMEs के लिए। इसका रीज़न ये है कि आज ट्रेड्स पे SMEs अपने कस्टमर्स के जो बिल डिस्काउंट करवाते हैं, जो कस्टमर्स की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है उनके बिल डिस्काउंट अच्छे से हो जाते हैं, लार्ज वैल्यूज़ के हो जाते हैं। बट जिन कस्टमर्स की क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं होती है उनकी डिस्काउंटिंग के लिए आज फाइनेंसिंग नहीं मिल पाती है। अब इंश्योरेंस कंपनी को 4th पार्टिसिपेंट बनाने से इंश्योरेंस कंपनीज उन कस्टमर्स के लिए रिस्क शेयर करेंगी बैंक्स के साथ, और उन रिसीवेबल्स को इंश्योर कर देंगी, जिससे कि बैंक्स उन रिसीवेबल्स की डिस्काउंटिंग करके दे पाएंगे SMEs को। इससे SMEs को बहुत एडवांटेज मिलेगी कि वो अपने बिजनेस के बैलेंस रिसीवेबल जो आज नहीं करवा पा रहे हैं वो उसको ट्रेड्स पे डाल के डिस्काउंटिंग करवा पाएंगे। ये बहुत ही यूनिक प्रोपोजिशन है इंडिया में जो फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये इंश्योरेंस जो ऑफर होएगी इनवॉइस बाय इनवॉइस होएगी, और वो इसलिए हो पा रही है क्योंकि ये सारा प्रोसेस डिजिटल है। लाखों की तादाद में इनवॉइसेस रोज फाइनेंस होते हैं ट्रेड्स पे, तो एक एक इनवॉइस के लिए इंश्योरेंस मिलना मैनुअल मोड में पॉसिबल नहीं था, और अब वही इंश्योरेंस डिजिटल मोड पे ट्रेड्स पे करी जाएगी। संदीप जी, जिस तरह ट्रेड्स पर स्मॉलर सिटी से स्मॉल बिजनेसेस आगे आ रहे हैं, आप मानते हैं आरबीआई के इस कदम से MSMEs को जो अलग अलग रीजन्स में, क्लस्टर्स में मौजूद हैं, वर्किंग कैपिटल के मोर्चे पर अतिरिक्त राहत मिलेगी? 100% मिलेगा। ये उन्हीं के एडवांटेज के लिए सेटअप किया गया है। तो जैसे अभी मैंने पहले बताया कि जो SMEs अपने आज इनवॉइसेस डिस्काउंट करा रहे हैं, आप जैसे बोल रहे थे कि मल्टीपल सिटीज से करा रहे हैं, छोटे शहरों से करा रहे हैं, तो आज SMEs 1500 यूनिक सिटीज
से लॉग इन करते हैं ट्रेड्स पे मोबाइल फ़ोन यूज़ करके और अपना बिल डिस्काउंट कराते हैं। उन्हीं उन्हीं कस्टमर्स के बिल डिस्काउंट होते हैं जो कस्टमर्स ट्रेड्स पे होते हैं और जिनके लिए बैंक लिमिट सेटअप कर पाता है कस्टमर्स के लिए। बिना एसएमई की बैलेंस शीट देखे, बिना एसएमई के क्रेडिट एनालिसिस करे हुए, उनका कोई सिबिल स्कोर नहीं हम चेक करते, कुछ नहीं करते। सिर्फ उनके कस्टमर का से हम देखते हैं कि उनका कस्टमर की क्रेडिट प्रोफाइल कैसी है और उस कस्टमर की क्रेडिट प्रोफाइल के ऊपर एसएमई के बिल को डिस्काउंट कर दिया जाता है। अब अगर उस कस्टमर की क्रेडिट प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत वेल रेटेड नहीं है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी बेनिफिट देने के लिए उन कस्टमर्स को, कि उन कस्टमर्स के भी बिल डिस्काउंट हो जाएंगे क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उनका रिस्क शेयर करेगी बैंक्स के साथ। सो ये वर्किंग कैपिटल सोल्यूशन एसएमईज के लिए निकल के और इनहेंस हो जाएगा। एमएसएमईज के ट्रेड रिसीवेबल की फाइनेंसिंग के लिए ट्रेड्स को 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कुल मिलाकर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर इंसेप्शन से आखिर कितने रकम के इनवॉइसेस की फाइनेंसिंग की जा चुकी है, साथ ही अभी की अगर हम बात करें तो फिलहाल कितने एमएसएमईज बतौर सेलर्स रजिस्टर्ड हैं। 2014 में ये कॉन्सेप्ट पेपर निकला था ट्रेड्स का और ट्रेड्स लाइव हुआ है 2017 में। 2017 में पहली ट्रांजैक्शन ट्रेड्स पे इनेबल कर दी गई थी। दिस वाज पोस्ट जीएसटी लॉन्च इन द कंट्री, पोस्ट डीमोनेटाइजेशन इन द कंट्री, जब ये ट्रेड्स लॉन्च हुआ था। और आज ट्रेड्स में आज तक 1,30,000 करोड़ के इनवॉइसेस डिस्काउंट हो चुके हैं। 1500 सिटीज जैसे मैं पहले बोल रहा था, एंड अप्रॉक्सीमेटली 50,000 एसएमईज उस पर फायदा उठा चुके हैं। इस 1,30,000 करोड़ में से 75,000 करोड़ इसी साल में हुआ है। हर साल ट्रेड्स में जो वॉल्यूम है वो 100% से ग्रोथ कर रहा है। पिछले साल हम लोगों ने टोटल ट्रेड्स पे अप्रॉक्सीमेटली 35,000 करोड़ के इनवॉइसेस किए थे। इस साल 22-23 में 75,000 करोड़ के इनवॉइसेस डिस्काउंट हो रहे हैं। तो हर साल इस मात्रा में ग्रो कर रहा है। लार्ज कॉर्पोरेट्स की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ट्रेंड्स क्या बताते हैं, आप अडॉप्शन पर क्या शेयर करना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे तादाद में ये बढ़ रहा है ट्रेड्स कॉर्पोरेट के अडॉप्शन में। उसका प्राइमरी रीज़न ये है क्योंकि ट्रेड्स पे उन कॉर्पोरेट्स के सप्लायर्स को आज बहुत अच्छे रेट्स पे फाइनेंसिंग हो रही है उनके रिसीवेबल की, जो कि कॉर्पोरेट्स ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एसएमई सप्लायर्स जो उन कॉर्पोरेट्स के होंगे उनको 8% से बल्कि 7% से 10% के बीच में आज की मार्केट में जब रेपो रेट हाई हो चुके हैं, एसएमईज को फाइनेंसिंग हो रही है जो बिल्कुल अनसिक्योर्ड है एंड फुली स्केलेबल है। तो जब उनके एसएमईज की कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम हो गई है, जो एसएमई आज 15% पे 18% पे बोरो करता है आउटसाइड ट्रेड्स, अगर वो फाइनेंसिंग 7 से 10% पे हो गई है, तो एज अ रिजल्ट उस एसएमई की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो गई और वो कॉस्ट का बेनिफिट एसएमई ने अपने कॉर्पोरेट कस्टमर को पास ऑन किया है, शेयर किया है। एज अ रिजल्ट कॉर्पोरेट को भी ये अडॉप्ट करने में बेनिफिट लगने लग गया है एंड यही रीजन है कि दिस ट्रेड्स अडॉप्शन इज गोइंग अप इन मेनी फोल्ड। पॉलिसी सपोर्ट पर और किस तरह के स्टेप्स की आप उम्मीद कर रहे हैं, साथ ही जो स्मॉल टू स्मॉल फैक्टरिंग प्रोडक्ट है उस पर क्या बताएंगे? सौरभ, हमने जब 2022 में आपके साथ इंगेज किया था तब हमने बताया था कि ट्रेड्स में अभी एक स्मॉल एमएसएमई अपने लार्ज कस्टमर को जब इनवॉइस रेज करता है तो वो उसकी डिस्काउंटिंग करता है। हमने 2022 में एक आरबीआई के सैंडबॉक्स में एक पायलट किया है जिसमें हमने बोला कि वही स्मॉल एमएसएमई जब अपने लिए रॉ मटेरियल खरीदता है किसी और एसएमई से, क्या वो भी बिल डिस्काउंट करा जा सकता है ट्रेड्स पे। तो उसको हम कहते हैं स्मॉल टू स्मॉल। वो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया या पायलट किया तो हमारे पास 5 बैंक्स बहुत अच्छे से आगे पार्टिसिपेट करने के लिए आए और वो मॉडल हमारा सक्सेसफुल हुआ है 2022 में एंड आरबीआई के सैंडबॉक्स में उसको अच्छे रिव्यूज मिले हैं। उन बेसिस के ऊपर अब इस मॉडल को ट्रेड्स में 2023 में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो लाइव हो गया है और कमर्शियल मोड में आ गया है।
इसके लिए कोई भी रेगुलेटरी चेंज नहीं करना है, बस इसमें हमने एसएमई के क्रेडिट के ऊपर एनालिटिक्स किए हैं, उसके पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर एनालिटिक्स किए हैं, और उसके बेसिस के ऊपर बैंक्स ने स्मॉल टू स्मॉल का बिल डिस्काउंटिंग भी शुरू कर दिया है। सो दिस इज वन डेवलपमेंट जो अब 2023 में एसएमई को बहुत हेल्प करेगी। इससे रिलेटेड इसको और स्मूथ करने के लिए हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि क्या हम जीएसटी के साथ ट्रेड्स इंटीग्रेट हो सकता है। दैट मीन्स जब एसएमई अपना ई इनवॉइस रेज करेगा उसी समय वो ई इनवॉइस ट्रेड्स पे आ जाएगा, और बिकॉज वो जीएसटी पे इनवॉइस रजिस्टर्ड है तो उसकी जेन्युइनिटी बहुत हाई है, और उसी के बेसिस के ऊपर हम उसकी डिस्काउंटिंग के लिए आगे कंसिडर करेंगे। संदीप साहब, जैसे ट्रेड्स एक पेपरलेस प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह एंड टू एंड डिजिटल है, इस स्पेस में क्या आप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे चलते हुए? सौरभ, बिल्कुल रहेंगे। और मैं मतलब आपके शो से पहले एक एसएमई से मेरा अभी इंगेजमेंट था, और उस इंगेजमेंट पे उन्होंने मुझे बोला कि वो एक पेंट इंडस्ट्री में है और उन्होंने अपने जो कस्टमर को आज माल देते हैं उनके साथ 50 लाख रुपए महीने का माल देते हैं, बट उसकी रिकन्सिलिएशन कलेक्शन के लिए और फॉलो अप के लिए वो काफ़ी परेशान रहते थे, और वो एज अ रिजल्ट बड़ा ऑर्डर उनसे नहीं लेते थे, महीने का 50 लाख का ही माल उनको देते थे। अब जब पिछले 2 महीने से वो उस कस्टमर का बिल डिस्काउंट करा रहे हैं, और उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब वही कस्टमर से उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए का महीने का माल सप्लाई शुरू कर रहे हैं। तो ये सुन के इतना अच्छा लगता है कि हम उनको ये कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं कि वो और बिजनेस कर सकें, और उनको कैश फ्लो के लिए इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, हाई कॉस्ट पे बोरो करने की जरूरत नहीं है, डिलेड पेमेंट्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका रिस्क शेयर हो गया है। ये ट्रेंड अब आगे चल के पूरा कॉन्सेप्ट इंडिया में जो डिलेड पेमेंट्स का था या डर का था वो खत्म कर देगा। अभी के लिए इतना ही। पार्टिसिपेट करने के लिए संदीप महिंद्रू, सीईओ M1 एक्सचेंज, आपका शुक्रिया। एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। अगले एडिशन में हम नई थीम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल नमस्कार।